साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। दर्शकों, भारतीय किसान परिश्रमी, धैर्यवान और आत्मविश्वास से भरपूर होता है, परंतु ज़रूरत है तो उसको समय समय पर कृषि में समसामयिक कार्य करने की, जिससे वो कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही होता है कि आपको कृषि से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में क्या है खास। श्री अन्न यानी मोटा अनाज। जी हाँ, प्रोटीन से भरपूर ये मोटा अनाज हर व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। आज हम आए हैं तामिया के पातालकोट क्षेत्र में। यहाँ एक हम नवाचार देख रहे हैं। नाम दिया है पातालकोट की रसोई। यानी मोटे अनाज से बने बहुत सारे व्यंजन जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू भी है उनकी। ऐसे ही एक पातालकोट की रसोई से जुड़े एक हस्ती से आज हम मिलेंगे और जानेंगे कि उनके सफ़र के बारे में और उनके किस तरह से इस उत्पाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। जी, मेरा नाम पवन श्रीवास्तव है। मैं तामिया का ही निवासी हूँ और पढ़ाई लिखाई के बाद में मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ। इसमें करीब मुझे 15 साल हो गए हैं। और पातालकोट की रसोई एक प्रकार से एक चिंतन से निकला हुआ एक हमारा प्लेटफॉर्म है, जो इस बात को लेके कि भविष्य जिस प्रकार से हमारे खान पान को बचाने के लिए और हमारी जो प्राकृतिक खेती है, पारंपरिक कृषि है, उससे उपजे जो हमारे अनाज है जो सैकड़ों सालों से जो बोए जा रहे हैं, और हमारा एक प्रकार से जो हमारी वो प्राकृतिक और पारंपरिक विरासत है, उसको हम कैसे सहेजें और इसको हम कैसे बना के रख सकते थे। तो इस पे हम लोगों ने काफ़ी सारे विचार किए, बहुत सारे अवेयरनेस लोगों को किए। फिर एक चीज़ निकल के आई कि इसको बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके उपयोग में लाना है या इसका उपभोग कराना है। तो उससे निकला एक हमारा पातालकोट की रसोई एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें इन सब जो हमारे व्यंजन हैं, जिनको हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, जो बहुत पौष्टिक थे, पूरी तरह प्राकृतिक थे, और सबसे ज़्यादा बात इस बात की कि ये हमारे शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में भी काम करते थे। उनको हमने हमारे पातालकोट की रसोई की थाली में पूरी तरह से रखा हुआ है, जिसमें प्रोटीन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बहुत सारे जो विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी वनोपज जो चीज़ें हैं, उनमें सब चीज़ें जो होती हैं वो सब इसमें रखा हुआ है। तो उसका नाम है पातालकोट की रसोई। और इसमें मिलेट्स जो आधारित हमारी जो व्यंजन है, उसमें मिलेट्स जो श्री अन्न के रूप में है, और वनोपज जो यहाँ के जंगलों से निकलने वाले बहुत सारे ऐसे फल हैं, ऐसी वनोपज हैं जिनको भी खान पान में शामिल किया जा सकता है, वो है। और प्राकृतिक और पारंपरिक कृषि से उपजने वाले जो वेजिटेशंस है, बीन्स हैं, सब्जियाँ हैं, वो रहती है। पवन जी, आपके इसके पहले के सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पहले आप क्या करते थे। ये जो आप पातालकोट की जो रसोई आपने तैयार की है, इसके पहले किस तरह से आपने क्या क्या किया? जी, देखिए, मेरा जो कार्य क्षेत्र रहा है, मैं इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में मैंने काम किया, काफ़ी साल मैंने किया। उसमें नौकरियां भी, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में भी रहा, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो इस प्रकार के विषयों पे ही थी। तो कुछ साल काम करने के बाद में और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं जुड़ा रहा शुरू से, और एक वॉलंटियर के रूप में मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। तो मेरा ज़्यादा आकर्षण इस विषय पे था। 2010 में जब मुझे समझ में आया कि ये एक क्षेत्र जो है वो पातालकोट पर्यटन के रूप में भी एक नया उभर सकता है, और ख़ास तौर पे यहाँ के संसाधनों पे आधारित, तो हमने उस समय फिर इस प्रकार का ये प्लेटफॉर्म शुरू किया और फिर इस कामों को हमने चालू किया। पवन जी, एक कॉन्सेप्ट आप लेके आए जी, श्री अन्न के उत्पाद और इसके जो बने भोजन को लेके। कैसे आपने ये सोचा और उसको कैसे मूल स्वरूप में उसको आगे बढ़ाया? देखिए, सही बात तो यह है कि हमारे पास में इसका कोई अनुभव था नहीं जी, केवल एक विचार था जी।
और उस विचार पे मुझे लगता था, और ना ही इसकी उपयोगिता थी उस समय। एक प्रकार से इस प्रकार के खान पान को जिस समय हमने शुरू किया था उस समय बहुत अच्छी दृष्टि से देखा भी नहीं जाता था, इनको गरीबों का खाना बोला जाता था, और खाने का आकर्षण दूसरी तरफ में बढ़ रहा था। साउथ इंडियन डिशेज़ हैं, फैंसी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रकार की जो डिशेज़ थी वो बहुत रूप से लोगों के यहाँ आमूमन मिलने लगी थी। और इस प्रकार के खाने को लेकिन तो हमारे लिए एक चीज़ आई कि अब इसको कैसे करेंगे। तो हमने छोटे छोटे आयोजनों में इन खानों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया कि किसी तरीके से उसमें हम घुसें और इस खाने के बारे में लिखें। देखिए, एक प्रकार की जो मौलिक बात है, जो हमारा जो मानवीय जो हमारा नेचर है या हमारा जो स्वभाव है, उसमें एक बड़ी चीज़ होती है भूख। अगर आपको भूख लगी है तो आप मान के चलिए आपके लिए चटनी रोटी भी 56 भोग से कम नहीं है। तो हमने उन अवसरों को तलाशा कि जहाँ पे लोगों को जब अच्छी भूख लगी हो और वहाँ आप ये अवसर उपलब्ध कराएं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे। फिर हम लोगों को जब जंगल में लेके जाते हैं या गांव लेके जाते थे, किसी तरीके से लेके जाते थे, तो वहाँ पे एक भूख जब लगती थी लोगों को, तब लोगों के घर में बैठा के खाना खिलाते थे। तब लोगों को लगने लगा कि नहीं यार ये अच्छा है। और जब जब मेले में आयोजन होते थे तो हमारा फूड स्टॉल लगता था, और फूड स्टॉल में हम सामने मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी, इस प्रकार की चीज़ें हम बनवाते थे। और जब वो चूल्हे की रोटी जब बनती थी सर, तो उसका आकर्षण बड़ा अच्छा रहता था कि लोग उसको बहुत अच्छे से लेते थे। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इसे लोगों ने किस तरह से पसंद किया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि कौन कौन से स्वाद उनको लगे, चाहे लड्डू की बात करें जी, चाहे रोटी की बात करें, क्या क्या चीज़ें, ताकि वो और आप कदम आपके आगे बढ़ते गए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात बोले कि हम छिंदवाड़ा ज़िले में हैं और यहाँ का जो मुख्य फसल है उसमें मक्का सबसे बड़ा है। हमारा जो कल्चर है उसमें मक्का हमारे खान पान में शामिल है। तो मक्के की रोटी ही एक सबसे बड़ा आकर्षण थी। और पंजाबी एक डिश होती है मक्के की रोटी सरसों का साग। हमारे यहाँ जो डिश चलती है मक्के की रोटी और भेजरा टमाटर की चटनी। हमारे यहाँ छोटे छोटे प्राकृतिक टमाटर होते हैं, आज भी होते हैं, तो उसकी जो चटनी खाती है उसका एक अनुभूति उसकी बहुत ही अलग है। तो चटनी रोटी लोगों को बड़ी लोभाती थी। फिर और धीरे धीरे फिर हमने इसमें और भी जो डिशेज़ हैं वो करी। तो एक हमारे यहाँ जब बीन्स होती है जिसको बलहर बोलते हैं, वो बलहर के बीज की घुंगरी, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो उसको हम घुंगरी बनाते थे। लोगों घुंगरी को मसाले के साथ में चटपटा खाते थे, बहुत वो और अच्छा लगता था। फिर एक ठंड का समय जब आता है तो यहाँ पे जो पारंपरिक कृषि है उसमें चने की भाजी को तोड़ा जाता है ताकि वो ग्रो करे। तो वो चने की भाजी को सुखा के रख लेते थे और उसको खटाई के साथ में भाजी बनाते थे, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आती थी। बात आती थी मीठे में, तो कोदो की खीर है, समा की खीर है, ये तो हम बनाते ही थे। यहाँ पे बहुत मात्रा में चिरौंजी होती है, तो वो चिरौंजी को हम कहीं ना कहीं हमारे ड्राई फ्रूट को मीठे के रूप में उस डालते थे, तो लोगों को वो अच्छा लगता था। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारे पास में मक्का जो महुआ जो होता है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता है, तो महुआ का जो व्यंजन है वो पकवान है वो तीज त्यौहार में खाया जाता था मीठे के रूप में। तो उसके बहुत सारे ठेठरा है और बहुत सारी चीज़ें बनती थी। उसको हमने धीरे धीरे लोगों को रखना चालू किया, लेकिन उस पर हमने थोड़ा सा नवाचार किया, उसका वैल्यू एडिशन किया। उसको महुआ के ठेठरे को हमने महुआ की पूड़ी के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसमें और तेल में फ्राई होती है तो उसका और ब्यूटी बढ़ जाता है और साथ में टेस्ट बढ़ जाता है, जो कि लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा और हमने ऐड किया, उसको रबड़ी के साथ में हमने लोगों को इंट्रोड्यूस देना चालू किया। तो वो इतनी बढ़िया रही कि लोग उसके लिए आज भी सिर्फ महुआ की पूड़ी और रबड़ी के लिए स्पेशल हम लोगों को कॉल करते हैं। और पातालकोट की रसोई का सबसे बेहतरीन इस समय का स्वादिष्ट और जो पकवान है वो महुआ की पूड़ी रबड़ी है। पवन जी, जो आपने स्वाद के कुछ ऐसे कंटेंट बताए जी, जो एक कुछ नवाचार करते गए उसमें और एक नई डिश बनती चली गई जी।
ये तो बात हुई स्वाद की, पर क्या जब आप इस तरह के जो आयोजन करते हैं तो इसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू भी उन्हें बताते हैं, और ख़ास तौर से वो जो एक नई पीढ़ी है वो इसको जाने, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को जाने मोटे अनाज की, वो भी कुछ एक मिशन रखते हैं? देखिए बिल्कुल वो तो ज़रूरी है। आजकल लोग बड़ा कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत सारी चीज़ों पे रहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि देखिए जो भी है हमारा मोटा अनाज है, कोदो है, कुटकी है, इसमें रिच फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, सब कुछ इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये वैल्यू तो हम लोगों को बताते ही हैं कि कितनी सारी चीज़ें इसके साथ में है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी अनुभूति, कि जब ये वो खाना खाते हैं तो उनको खाते बराबर ही ये चीज़ महसूस होने लगती है कि आज हमें बड़ा हल्का भोजन मिल रहा है, जो हमारे जो स्टमक में जाने के बाद में बड़ा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा एनर्जी लेवल बन रहा है। जैसे हम सिंपल बात करें कि हमने बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से सीखी है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली में जो खान पान है उससे हमने जो चीज़ें सीखी है वो हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ कोदो कुटकी खाया जाता है मिलेट्स के रूप में, और इसको 2 रूप में खाया जाता है। ये चावल के रूप में भी खाया जाता है और इसको दलिया के रूप में मतलब पेज के रूप में भी पिया जाता है। और ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की जो डेली रूटीन का एक हिस्सा है। हर किसी के घर में पेज बनता है। तो उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि पेज में एक तो ग्रेन होता है, दूसरा पानी होता है और तीसरा नमक होता है। जब इन लोग सुबह क्या करते हैं कि सुबह कलेवा करके या नाश्ता करके या खाना खा के निकलते हैं, जहाँ भी अगर जंगल जा रहे हैं, जंगल या जानवरों के लिए या लकड़ी लेने या मजदूरी पे, तो इनके पास पानी नहीं होता है और दिन भर इनको प्यास भी नहीं लगती है। हमने कई सालों तक इस चीज़ को नोटिस किया और हमने खुद भी महसूस किया। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये हाइड्रेशन मेंटेन करता है, तो ये बॉडी में मतलब दिन भर डिहाइड्रेट नहीं होने देता, इसलिए एनर्जी लेवल बना रहता है। दूसरी बात एक चीज़ है कि हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें तेल मसाले बहुत होते हैं, तो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे एसिड का बहुत बनाना पड़ता है बॉडी को। जब ये खाते हैं तो ये इसके लिए बहुत कम लगती है। तीसरी बात ये है कि ये मोटे अनाजों में सर बहुत सारी परतें होती हैं जो कि धीरे धीरे हमारे डाइल्यूट होती हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। तो सबसे अच्छी बात है कि कम मात्रा में भी अगर आप खाना खाते हैं तो दिन भर आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आप चाहे न्यूट्रिशन वैल्यू की बात बताएं, चाहे पाचन की बात बताएं जी, तो किस तरह से चाहे इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या आपने कभी सोशल मीडिया का यूज़ किया या कोई इस तरह की कोई साधन यूज़ किए जिस तक लोगों तक ये बात पहुंच पाए? आता है अवसर सर, समय समय पे अवसर आता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और शुरुआत तो हमारी जो हुई है वो अखबारों के माध्यम से हुई है। स्थानीय अखबारों ने कई बार हमारे इन कार्यक्रमों को अप्रिशिएट किया है और लोगों तक पहुंचाया है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब सोशल मीडिया का ये चलन बढ़ने लगा तो सोशल मीडिया के चलन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए, बहुत सारे लोग आते थे और जो अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते थे, तो कुछ वो भी हुआ। लेकिन इस बात को मानता हूँ कि हमने उस तरीके के एफर्ट अभी तक नहीं लगा पाए हैं जिस तरीके से हमें इसको ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करना था। उसकी कमी हमारे साइड में बहुत रही है। तो अभी तक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही में जानकारी वास्तविक रूप से नहीं है। पवन जी, एक जो मोटे अनाज के लिए आप एक मिशन पे चल रहे हैं, तो इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार का सृजन हो सकता है और साथ ही जो हमारे स्थानीय उत्पाद जो हैं वो लोगों तक इजीली पहुंच सकते हैं।
तो ये किस तरह से युवाओं को जोड़े रहे हैं आप इसमें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें और इसके महत्व को भी समझें और उनका रोज़गार भी एक देखिए अर्जन हो। बिल्कुल इस विषय पे मेरा शुरू से एक क्लियर प्लान था कि किसी भी चीज़ का अगर सस्टेनेबिलिटी रखनी है तो उसका कंजम्पशन या उपभोग होना चाहिए। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका फिर पूर्ति के लिए उसका पैदावार होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस काम को करेंगे तो ही ये सब चीज़ संभव है। तो इसको हमने 3 प्रोजेक्शन पे पहले हमने काम किया। पहला तो मैं ये चाहता था कि इस व्यंजनों की, इन खान पान की गरिमा बने, गौरव बनेगा, तो ही ये चीज़ों की वैल्यू बनती है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे अवसर तलाशे। जब भी यहाँ कोई ऐसे अतिथि आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनके साथ में खाना होता था। साथ में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स को हमने इससे जोड़ा। हमारे बहुत सारे व्यंजनों को हमने बहुत सारे 5 स्टार्स के होटल्स के में पहुँचाया है। तो पहला तो गौरव वहाँ बना कि वहाँ भी एप्रिसिएशन मिला। दूसरी बात, हमने इसको इतना पॉपुलराइज़ करने की कोशिश किया कि लोगों के घरों में पातालकोट की रसोई मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट आ जाए और लोग अपने घरों से अपना खाना निकाल के दे दें। तीसरा, इसको स्ट्रीट फूड में हम कन्वर्ट करना चाहते थे कि स्ट्रीट फूड में अगर कन्वर्ट होगा तो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कम संसाधनों में और इंस्टेंट इनकम से उसको जोड़ सकेंगे, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में करीब करीब लगभग 100 लोग के आसपास तो मैं देख रहा हूँ कि वो इस विषय से जुड़ गए हैं। बहुत सारा स्ट्रीट फूड में वो खाना कन्वर्ट हो गया है। तीसरी बात यह है कि लोग अब सीख रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मीडिएटर के रूप में 5 स्टार होटल्स वगैरह में जब भी आयोजन होते हैं और उसमें एक इंडियन कल्चर का अगर फूड कुजीन आ रहा है, तो हमारे यहाँ के लोग कैटरिंग सर्विस में भी जाने लगे हैं। और ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं। IHM के साथ में, टाटा स्ट्राइव के साथ में, ITC के साथ में, यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं स्किल डेवलपमेंट के, वहाँ पे भी हम लोगों को पहुँचाते हैं ताकि वो इस फूड प्लेटफॉर्म को लेके काम करें। मिलेट्स को लेके, मोटे अनाज को लेके और रोज़गार के सृजन को लेके किस तरह से आप और आगे बढ़ेंगे और किस तरह से ये मिशन और आगे बढ़े, लोगों तक पहुँचे, न्यूट्रिशन वैल्यू की उनको पहचान हो, जानकारी हो, इसके लिए क्या चाहेंगे आप बोलना? सर देखिए, ये एक चीज़ तो ये विचार था और इस विचार पे आज मैं इस बात को रखना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा अवसर आया भारत देश के पास में कि कोरोना जैसे इतना भयानक त्रासदी के बाद में हम एक नए सृजन पे आए और उसमें एक बड़ा अवसर आया कि उन विषय पे, जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, जिन विषय में हम लोग काम कर रहे हैं और वो अभी तक किसी तरीके से लोग जानते नहीं थे उसके बारे में, अब अवसर आ गया है कि वो चीज़ फिर से कि लोग प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो सरकार बहुत अच्छा एक काम लोगों के लिए करी है। विभाग, कृषि विभाग इस बात को लेके बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरे छिंदवाड़ा ज़िले में तो मैं ये देख रहा हूँ इस बात को लेके कि कृषि विभाग इस बात को पहली प्राथमिकता से कर रही है। पिछले 3 सालों में मैंने जो चीज़ नोटिस की है, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं कृषि विभाग के, वो पर्सनली किसानों के यहाँ जा के मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो रही है कि ये जो विषय है ये अप्रिशिएट होने वाला है। और आपने मुझसे पूछा सुझाव के बारे में। जी, सुझाव के बारे में कि मैं क्या सुझाव दूंगा। जी, मैंने वही बोला कि लोग बहुत ज़्यादा लाभ कमाने क्या वो छोड़ें कि हमें इसमें कृषि में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो ये चीज़ सोचें कि हमें भलाई थोड़ा लाभ कम मिले, लेकिन हम सही चीज़ों को कृषि करते रहें और सही उत्पादन करते रहें। जो अंतिम उपभोक्ता है, जिसको खाना है, जिसके पास में ये उपभोग के लिए जाएगा, उसके पास में कम से कम बहुत अच्छा स्वादिष्ट मतलब जो हेल्दी ग्रेन है, मटेरियल है, वो पहुँचे। इस पे लोगों को थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अन्न के बारे में इतनी सारी जानकारी और एक नए मिशन को लेकर, रोज़गार को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपका भी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा साथियों, श्री अन्न यानी मोटा अनाज सिर्फ लोगों के लिए सेहत सुधारने का काम ही नहीं कर रहा है, रोज़गार का एक जरिया बन रहा है। लोग उसे समझ रहे हैं और उसे जान रहे हैं। आइए हम भी इस मिशन से जुड़ें और श्री अन्न के महत्व को समझें। दर्शकों, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा जागरूक कर देते हैं और दिखाते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा सोयाबीन। कृषि मंत्री ने एग्रीश्योर फंड किया लॉन्च। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुलेंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र। धान उपार्जन, पंजीयन और कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन सरल हो। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। सोयाबीन के गिरते भाव को देखते हुए चिंतित किसानों के हित में सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदने की स्वीकृति दे दी है। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य 4,600 रुपये क्विंटल से 292 रुपये क्विंटल अधिक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के लिए एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया। एग्रीश्योर स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड एक अभिनव फंड है, जो भारत में खेती के परिदृश्य में क्रांति लाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ सरकार के पिछले प्रयासों का ही एक हिस्सा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में हर किसान को आवश्यक तकनीकी सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर यादव मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के अलावा वरिष्ठ सहायक अधिकारी भी उपस्थित रहे। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए किसान सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा ले, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों की मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी संभाग तथा जिला स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एम सेल्वेंद्रन एवं संचालक कृषि अजय गुप्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में संचालित प्रमुख योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पर अधिकारियों से सीधे संवाद किया गया। श्री सेल्वेंद्रन ने प्रत्येक योजनाओं के प्रचालन में प्रदेश के 10 अग्रणी जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर योजनाओं की सफलता और उनके अनुभव को जाने। वहीं 10 पिछड़े जिलों की कठिनाइयों को समझकर उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ किसान भाइयों, एक जरूरी सूचना आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार अधिकारी और सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के लिए पदों पर भर्ती के लिए निःशक्त जनों यानी दिव्यांग जनों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये भर्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि है वो 3 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप रोजगार और निर्माण पत्र या दैनिक समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।